जरा सोचिए, एक तरफ रोनाल्ड रीड नाम का एक इंसान है। ये व्यक्ति 25 साल तक एक छोटे से गैस स्टेशन पर गाड़ियां सुधारता है और फिर अगले 17 साल तक एक डिपार्टमेंटल स्टोर में फर्श पर झाड़ू लगाता है। बिल्कुल साधारण सी जिंदगी। हाँ, एकदम साधारण, कोई तामझाम नहीं। और दूसरे तरफ एक आदमी है, रिचर्ड फुस्कॉन। इसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनियों में से एक मेरिल लिंच में एक बेहद सफल एग्जीक्यूटिव रहा है वो। बिल्कुल। लेकिन जब इन दोनों के जीवन का अंत हुआ ना, तो जो नतीजे सामने आए वो मतलब किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी थे। सही बात है। उस फर्श पर झाड़ू लगाने वाले सफाई कर्मचारी रोनाल्ड के पास $8 मिलियन की संपत्ति थी। बाप रे, लगभग 65 करोड़ रुपए। हाँ, और वो हार्वर्ड से पढ़ा फाइनेंस का दिग्गज, वो पूरी तरह से दिवालिया हो चुका था, एकदम सड़क पर आ गया था। और यही जो भारी विरोधाभास है ना, यही आज के हमारे सामने रखे गए इन नोट्स और इस डीप डाइव का मेन फोकस है। इस पूरी चर्चा का मकसद इन स्रोतों को खंगाल कर ये समझना है कि पैसों की दुनिया बाकी दुनिया से अलग कैसे काम करती है। मतलब किसी और पेशे में ऐसा नहीं होता यार। कैसे? जैसे ऐसा तो नहीं होता ना कि एक गैस स्टेशन पे काम करने वाला इंसान बिना किसी मेडिकल डिग्री के हार्वर्ड से पढ़े किसी टॉप सर्जन से बेहतर हार्ट सर्जरी कर दे। नहीं, वो तो असंभव है। मरीज तो या कोई साधारण कर्मचारी दुनिया के सबसे बेहतरीन आर्किटेक्ट से अच्छी इमारत डिजाइन कर दे। हाँ, वो बिल्डिंग तो गिरी जाएगी। बिल्कुल। लेकिन पैसों के मामले में ऐसा होता है क्योंकि वित्तीय सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कोई इंसान कितना बुद्धिमान है। अच्छा। हाँ, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि उसका व्यवहार कैसा है। फाइनेंस कोई गणित या साइंस का कड़ा नियम नहीं है। तो फिर क्या है? ये असल में एक सॉफ्ट स्किल है। मतलब अब तक हम पैसे को एक स्प्रेडशीट की तरह देखते रहे हैं, है ना, जहां सिर्फ जोड़ घटाना है, जबकि असल में ये हमारे दिमाग का एक पूरा साइकोलॉजिकल खेल है। एकदम सही पकड़ा आपने। और इन स्रोतों में आगे ये जो खुलासा है कि लोग दूसरों की नजरों में अमीर दिखने के चक्कर में कैसे सबसे जल्दी गरीब हो जाते हैं। वो तो वाकई में पूरी सोच को पलट कर रख देता है ना? तो ये दिमाग का खेल शुरू कहाँ से होता है? देखो, इस खेल की शुरुआत एक बहुत ही बेसिक सिद्धांत से होती है, जिसे इन नोट्स में क्या कहा गया है? नो वंस क्रेजी। मतलब कोई पागल नहीं है। कोई पागल नहीं है, मतलब जो लोग पैसे उड़ाते हैं वो भी। हाँ, जब दुनिया में लोग पैसों के साथ अजीबोगरीब फैसले लेते हैं तो बाहर से देखने पर वो हमें बेवकूफी लग सकती है। लेकिन कोई भी वास्तव में पागल नहीं होता। बात यह है कि हर इंसान इस दुनिया को अपने निजी अनुभवों के चश्मे से देखता है। अच्छा, अपने तजुर्बे से। एक बहुत ही गहरा आंकड़ा यहाँ सामने आता है। एक इंसान के जीवन के जो अनुभव होते हैं ना, वो इस दुनिया में होने वाली कुल घटनाओं का शायद कितना 0.000001% हिस्सा होते हैं। अरे बाप रे, इतना कम? हाँ, लेकिन दुनिया कैसे काम करती है इस बारे में उस इंसान की 80% सोच उन्हीं मुट्ठी भर अनुभवों से बनती है। ये तो बहुत। जिस व्यक्ति ने गरीबी में बचपन बिताया है, उसके लिए रिस्क या जोखिम का मतलब उस इंसान से बिल्कुल अलग होगा जो किसी अमीर बैंकर के घर पैदा हुआ है। यार, ये तो ऐसा है जैसे कोई 3 घंटे की लंबी फिल्म का सिर्फ 10 सेकंड का क्लिप देखे। हाँ। और पूरी कहानी का रिव्यू देने बैठ जाए। हाँ। उसे लगता है कि उसने जो 10 सेकंड देखे वही पूरी फिल्म है। हाँ, जबकि उसने बाकी की कहानी तो देखी ही नहीं है। बिल्कुल। 1930 के दशक की जो महामंदी थी, जिसे ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है, वो इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है। वो तो बहुत भयानक दौर था, लेकिन सबके लिए नहीं। जिसने उस मंदी में अपना सब कुछ खो दिया, नौकरी चली गई, घर बिक गया, उसके दिमाग पर जो असर हुआ उसे आज किसी स्प्रेडशीट या किताब से नहीं समझा जा सकता। सही बात है। उसके लिए शेयर बाजार या जोखिम का मतलब जिंदगी भर के लिए खौफनाक हो गया। वहीं दूसरी तरफ जॉन एफ कैनेडी का अनुभव देखिए, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। हाँ, कैनेडी परिवार ने खुद माना था कि उन्हें उस महामंदी का कोई खास असर महसूस ही नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया बर्बाद हो रही थी। हाँ, लेकिन उनके घर में पहले से ज्यादा नौकर काम कर रहे थे उस वक्त। कैनेडी को इस मंदी की असली भयानकता के बारे में तब पता चला जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसके बारे में किताबें पढ़ रहे थे। ओहो। एक ही समय में एक ही देश में रहने वाले दो लोगों का अनुभव एकदम अलग अलग। बिल्कुल। इसका मतलब है कि जब वो दोनों निवेश करने या पैसे बचाने के बारे में सोचेंगे तो उनके फैसले एक दूसरे को पूरी तरह से पागलपन लगेंगे। 100% सच, क्योंकि दोनों की सच्चाई अलग है। यहीं पर अधिकतर लोग गलती करते हैं।
क्या गलती? वो सोचते हैं कि जो उनके लिए लॉजिकल है वही दूसरों के लिए भी होगा, और यही बात समय और पीढ़ी पर भी लागू होती है। दिग्गज बॉन्ड मैनेजर बिल ग्रॉस की सफलता को ही ले लीजिए। उन्होंने तो बॉन्ड से अरबों कमाए थे ना? कमाए थे, लेकिन उनकी कामयाबी में उस दशक का बहुत बड़ा हाथ था जब उनका जन्म हुआ था। कैसे? जिस समय उन्होंने अपना करियर शुरू किया, ब्याज दरें लगातार गिर रही थी, और ये एक सिंपल रूल है कि जब ब्याज दरें गिरती हैं तो बॉन्ड की कीमतें बढ़ती हैं। अच्छा, तो टाइमिंग का खेल था। उनके लिए बॉन्ड निवेश पैसा छापने की मशीन बन गए, लेकिन उनके पिता की पीढ़ी के लिए उन्होंने क्या देखा था? उन्होंने भारी महंगाई और बढ़ती ब्याज दरें देखी थीं। तो उनके लिए बॉन्ड में पैसा लगाना पैसे आग में फेंकने जैसा था। समझ गया। समस्या तब शुरू होती है जब लोग ये मान लेते हैं कि जो उनके छोटे से अनुभव में सही रहा है वो पूरी दुनिया के लिए एक अटल सच है। और जब इंसान सिर्फ अपने इस छोटे से अनुभव को सच मान लेता है तो वो एक और बड़े जाल में फंसता है। कौन सा जाल? दूसरों को प्रभावित करने का जाल, इम्प्रेस करने का। अरे हाँ। इन नोट्स में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है लॉस एंजलिस के एक महंगे होटल में काम करने वाले एक वैले की, जो गाड़ियां पार्क करते हैं। हाँ, वो वैले। वो रोज शानदार फरारी या लैम्बोर्गिनी आते देखता था और उन गाड़ियों को देखकर वो एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता होगा। बिल्कुल। लेकिन एक दिन उसे एक अजीब बात का एहसास हुआ। क्या? कि उसने कभी भी उस गाड़ी को चलाने वाले इंसान की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ओह, इसे ही तो द मैन इन द कार, यानी गाड़ी में बैठे आदमी का विरोधाभास कहा जाता है। ये मनोविज्ञान का बहुत अजीब पहलू है ना? बहुत अजीब। लोग महंगी चीजें, भारी भरकम गहने या शानदार गाड़ियां ये सोचकर खरीदते हैं कि इससे समाज में उन्हें सम्मान मिलेगा। लोग कहेंगे वाह क्या आदमी है। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। जो व्यक्ति उस महंगी चीज को देख रहा होता है ना, वो उस मालिक की तारीफ नहीं कर रहा होता। वो क्या कर रहा होता है? वो उस चीज को देखकर खुद को उसकी जगह पर इमेजिन कर रहा होता है। अच्छा। वो सोचता है अगर मेरे पास ये फरारी होती तो लोग मुझे कितना पसंद करते। ओहो, मतलब इस पूरी प्रक्रिया में गाड़ी के असली मालिक को तो पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। बिल्कुल इग्नोर। तो इंसान दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए वो चीजें खरीदता है जिससे असल में कोई इम्प्रेस नहीं होता। हाँ, बल्कि लोग सिर्फ उस चीज से इम्प्रेस होते हैं। ये तो पैसे को लेकर एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। और इसी धोखे को तोड़ने के लिए ना अमीर होने और दौलतमंद होने के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। अमीर मतलब रिच और दौलतमंद मतलब वेल्थी। हाँ, अक्सर लोग इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन इनमें जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है? है कि आपकी जो मौजूदा आय है यानी करंट इनकम, वो बहुत ज्यादा है। 1 लाख डॉलर की कार चलाने वाला व्यक्ति यकीनन अमीर है, क्योंकि वो ईएमआई भर पा रहा है, क्योंकि उस कार की किश्त चुकाने के लिए एक बड़ी इनकम चाहिए। लेकिन दौलत यानी वेल्थ, वो क्या है? दौलत वो है जो दिखाई नहीं देती। दिखाई नहीं देती मतलब? दौलत वो महंगी कारें हैं जो नहीं खरीदी गईं, वो डायमंड है जो नहीं पहने गए। दौलत वो वित्तीय संपत्ति है जिसे अभी तक भौतिक चीजों में नहीं बदला गया है। ये तो बहुत गहरी बात है। मशहूर सिंगर रिहाना का उदाहरण यहाँ एकदम फिट बैठता है। हाँ, वो केस तो बहुत फेमस हुआ था। अंधाधुंध खर्च करने की वजह से वो लगभग दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी। तो गुस्से में उन्होंने अपने वित्तीय सलाहकार पर ही मुकदमा कर दिया कि तुमने मेरे पैसे डुबा दिए। हाँ, तो उस सलाहकार का कोर्ट में जवाब पता है क्या था? बहुत ही सीधा और तार्किक। क्या कहा था उसने? उसने कहा, क्या सच में मुझे ये बताने की जरूरत है कि अगर आप चीजों पर पैसा खर्च करेंगे तो अंत में आपके पास सिर्फ चीजें बचेंगी, पैसा नहीं? एकदम सही। जब कोई कहता है ना कि उसे करोड़पति बनना है, तो अक्सर उसका असली मतलब होता है कि वो करोड़ों रुपए खर्च करना चाहता है। हाँ, वो लाइफस्टाइल जीना चाहता है। और करोड़ों रुपए खर्च करना करोड़पति बनने के बिल्कुल विपरीत है। लेकिन यहाँ एक दुविधा सामने आती है। कैसी दुविधा? अगर कोई इंसान पैसा खर्च ही ना करे तो उसे कमाने का फायदा ही क्या यार? क्या दिन रात मेहनत सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि पैसे को बैंक में सड़ाया जा सके? लोग यही सोचते हैं कि बस स्क्रीन पर नंबर बढ़ते हुए देखें। नहीं, दौलत का असली मतलब ये नहीं है कि इंसान सन्यासी बन जाए और कभी कुछ खर्च ना करे। तो फिर क्या है? दौलत का सबसे बड़ा फायदा आपको विकल्प देना है। ऑप्शंस? हाँ, ऑप्शंस। ये भविष्य की आजादी देती है। अगर बैंक में पर्याप्त बचत है तो उस नौकरी को छोड़ा जा सकता है जो आपको मानसिक तनाव दे रही है। बॉस को मना किया जा सकता है। बिल्कुल। किसी अच्छे अफसर का इंतजार किया जा सकता है। आपात स्थिति में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। सही बात है। ये जो आजादी है ना, समय और जीवन पर जो नियंत्रण है, यही असली दौलत है। लेकिन दौलत से मिलने वाली आजादी रातों रात तो नहीं मिलती। नहीं, इसमें समय लगता है। इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया होती है।
और जब भी दौलत बनाने का जिक्र आता है तो इन नोट्स में वॉरेन बफे का नाम सबसे ऊपर है। वो तो इन्वेस्टिंग के भगवान माने जाते हैं। दुनिया भर में उनकी रणनीतियों पर हजारों किताबें लिखी गई हैं। लोग उनके फॉर्मूले ढूंढते हैं कि वो कौन सा शेयर खरीदते हैं, बाजार को कैसे समझते हैं। हाँ, लेकिन उन सब में एक बहुत ही बुनियादी बात छिप जाती है। और वो बुनियादी बात ये है कि वॉरेन बफे सिर्फ एक बेहतरीन इन्वेस्टर नहीं है। तो और क्या है? उनका असली जादू समय के साथ जुड़ा है। उन्होंने बचपन से लगभग 10 साल की उम्र से निवेश करना शुरू कर दिया था। 10 साल की उम्र से? हाँ, और आज उनकी जो भी कुल संपत्ति है उसका लगभग 99% हिस्सा उनके 50वें जन्मदिन के बाद आया है। 99%? बाप रे। यही तो कंपाउंडिंग है। उनकी सफलता का असली कारण उनकी इन्वेस्टिंग स्किल्स से ज्यादा बाजार में दशकों तक उनका टिके रहना है। ये जो कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि का विचार है ना, ये सुनने में जितना आसान लगता है, इसे गहराई से समझना उतना ही मुश्किल है। इंसानी दिमाग इसे आसानी से प्रोसेस नहीं कर पाता। इन नोट्स में ना एक आइस एज यानी बर्फ युग की एनालॉजी दी गई है, जो इसे एकदम साफ कर देती है। हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बर्फ युग अचानक से किसी भयानक ठंड या किसी उल्कापिंड के गिरने से शुरू हुआ होगा। हॉलीवुड फिल्मों में तो ऐसा ही दिखाते हैं। बिल्कुल, लेकिन विज्ञान बताता है कि ऐसा कुछ नहीं था। ये बस उन कुछ गर्मियों का नतीजा था जो इतनी ठंडी थी कि पिछली सर्दियों की थोड़ी सी बर्फ पिघल नहीं पाई। अच्छा। तो अगली सर्दियों में उस बची हुई बर्फ पर और बर्फ गिरी, और अगली गर्मियों में वो भी पूरी तरह नहीं पिघली, तो वो जमा होती गई। हाँ, बस एक के ऊपर एक बर्फ की पतली परतें साल दर साल जमा होती गईं और पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक गई। निवेश में भी बिल्कुल यही होता है। शुरुआती छोटे रिटर्न के ऊपर रिटर्न जुड़ता चला जाता है और समय के साथ वो एक विशाल संपत्ति बन जाता है। लेकिन इस एनालॉजी से एक कठोर सत्य भी सामने आता है। वो क्या? पैसा कमाना और पैसे को बनाए रखना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग स्किल्स हैं। मतलब गेटिंग वेल्दी और स्टेइंग वेल्दी। हाँ, पैसा कमाने के लिए इंसान को रिस्क लेना पड़ता है, बेहद आशावादी होना पड़ता है, नए मौके तलाशने पड़ते हैं। सही है। लेकिन पैसे को बनाए रखने के लिए ना, जो कमाया है उसे बचाने के लिए इसके बिल्कुल उलट मानसिकता चाहिए होती है। उलट मानसिकता? इसके लिए एक सर्वाइवल माइंडसेट की जरूरत होती है। मतलब टिके रहने की सोच, डर, मितव्ययिता और ये मानना कि सफलता में किस्मत का भी हाथ था। बड़ा ट्रेडर था। जब 1929 में शेयर बाजार क्रैश हुआ, चारों तरफ तबाही मची थी, लोग बर्बाद हो रहे थे। लेकिन उस एक दिन में उसने करोड़ों रुपए कमाए। उस दिन उसे लगा कि उसने दुनिया जीत ली है। और वही उसकी सबसे बड़ी हार की शुरुआत थी। कैसे? जब अचानक से बहुत पैसा आता है ना, तो इंसान को लगने लगता है कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। अहंकार आ जाता है। अहंकार पूरी तरह हावी हो जाता है। लिवरमोर ने खुद को अजेय समझकर और ज्यादा जोखिम लेना शुरू कर दिया। ओहो। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही समय बाद उसने अपना सब कुछ खो दिया और अंत में अपनी जान ले ली। बहुत दुखद है ये। उसे पैसा कमाना तो आता था, लेकिन पैसे को बनाए रखना नहीं आता था। कंपाउंडिंग का जादू तभी काम करता है जब इंसान बाजार में लगातार टिका रहे। और लगातार टिके रहना तभी संभव है जब उसे पता हो कि कब रुकना है। बिल्कुल, और ये सबसे बड़ा जाल है। ये जो कब रुकना है वाली बात है ना, ये बहुत गहरी है, क्योंकि इंसान की फितरत ही ऐसी है कि वो कभी संतुष्ट नहीं होता। कभी नहीं। रजत गुप्ता और बर्नी मैडॉफ जैसे लोगों के मामले देखिए। ये दोनों तो बहुत हाई प्रोफाइल केस थे। ये कोई संघर्ष करने वाले आम लोग थोड़ी थे। इनके पास बेशुमार दौलत थी, समाज में इज्जत थी, ताकत थी, सब कुछ था। लेकिन फिर भी इन्होंने वो सब कुछ दांव पर लगा दिया जिसकी इन्हें कोई जरूरत नहीं थी। और क्यों? सिर्फ वो पाने के लिए जो इनके पास नहीं था। इसे ही तो पर्याप्त या इनफ ना होना कहते हैं। इनफ वित्तीय दुनिया में सबसे मुश्किल के लिए है कि अपने गोल्स को एक जगह पर रोका जा सके। गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। हाँ, आमतौर पर होता यह है कि जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, उम्मीदें और खर्चे भी उसी रफ्तार से बढ़ते हैं। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन जैसे कहते हैं। बिल्कुल। फिर इंसान अपनी तुलना दूसरों से करने लगता है, और दूसरों से तुलना करने का ये गेम ऐसा है जिसे कभी जीता नहीं जा सकता, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा अमीर होगा। हमेशा। पर्याप्त होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान अपनी क्षमता से कम पर समझौता कर ले। तो फिर क्या है? इसका असली मतलब ये जानना है कि कब और अधिक की चाहत आपको एक ऐसे अंधे जोखिम की तरफ ले जाएगी जिसका अंत सिर्फ पछतावा है। तो अगर बेतहाशा पैसे के पीछे भागना समाधान नहीं है, तो फिर पैसे का सबसे बेहतरीन रिटर्न क्या है? पैसे का सबसे बड़ा और बेहतरीन रिटर्न ये है कि इंसान हर सुबह सोकर उठे और खुद से कहे, क्या आज मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। अरे वाह। पैसे का असली इस्तेमाल अपने समय पर नियंत्रण पाने के लिए होना चाहिए,
खुशी का सबसे बड़ा पैमाना कोई आलीशान घर या महंगी गाड़ी नहीं है। तो क्या है? ये है कि जीवन पर, अपने समय पर आपका कितना कंट्रोल है। डेरेक सिवर्स की कहानी इस बात को बहुत खूबसूरती से साबित करती है। वो म्यूजिशियन वाली कहानी। 22 साल की उम्र में जब वो एक साधारण सी नौकरी कर रहा था, उसने अपने खर्चे इतने कम कर दिए कि 2 साल में $12,000 बचा लिए। बहुत बड़ी रकम नहीं है ये। नहीं, लेकिन जैसे ही उसके पास वो बचत हुई, उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक फुल टाइम म्यूजिशियन बन गया। उसे कोई करोड़ों रुपए नहीं चाहिए थे, उसे सिर्फ अपना समय चाहिए था। और उसने उन थोड़े से पैसों से अपने समय की आजादी खरीद ली। बिल्कुल। यही कारण है कि बचत करना इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बचत सिर्फ किसी नई गाड़ी या रिटायरमेंट के लिए नहीं की जाती। लोग तो यही सोचते हैं। बचत वो लचीलापन और आजादी देती है कि जब जिंदगी कोई अनपेक्षित संकट खड़ा करे, जैसे नौकरी चली जाए, हाँ, या कोई नया अवसर दे, तो फैसले अपनी शर्तों पर लिए जा सके। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बचत का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस में कुछ नंबर बढ़ाना नहीं है, तो बल्कि ये हमारे अहंकार और हमारी आय के बीच की दूरी है? ये एक बहुत ही गहरा निष्कर्ष निकाला आपने, है ना? बिल्कुल। अगर आमदनी बढ़ने के साथ साथ अहंकार को नहीं बढ़ाया जाए और खर्चों को कंट्रोल में रखा जाए, तो जो बचता है, वो जो बीच का हिस्सा बचता है, वही बचत है। और अंत में वही बचत जीवन में आजादी लेकर आती है। अब अगर इस बचत को निवेश करने की बात करें, तो यहाँ भी मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल है। अक्सर जब लोग निवेश की योजना बनाते हैं, तो वे पूरी तरह से तर्कसंगत, यानी एक रैशनल मशीन बनने की कोशिश करते हैं। स्प्रेडशीट वाले लोग। हाँ, ऐसा लगता है कि स्प्रेडशीट पर सब कुछ परफेक्ट दिखना चाहिए। और यहीं पर सबसे बड़ी चूक होती है। क्यों? क्योंकि इंसान कागज पर नहीं, रियल वर्ल्ड में जीते हैं, जहां भावनाएं काम करती हैं। बिल्कुल। इन स्रोतों में 19वीं शताब्दी के एक मनोचिकित्सक जूलियस वॉगनर जोरेक का उदाहरण दिया गया है। वो नाम थोड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन उनका काम सुनिए। उन्होंने सिफिलिस जैसी खतरनाक बीमारी को ठीक करने के लिए एक बहुत अजीब तरीका अपनाया। क्या किया उन्होंने मरीजों को मलेरिया के इंजेक्शंस दिए। क्या बात कर रहे हैं? एक बीमारी के ऊपर दूसरी बीमारी। उनका तर्क था कि मलेरिया से तेज बुखार आएगा और वो बुखार सिफिलिस के बैक्टीरिया को मार देगा। ओहो। कागजों पर सिद्धांत रूप में ये पूरी तरह से रैशनल था, तर्कसंगत था। हाँ, लॉजिक तो है। लेकिन एक मरीज के लिए जिसे पहले ही एक बीमारी है, उसे दूसरी जानलेवा बीमारी देना किसी भी तरह से रीजनेबल यानी व्यवहारिक नहीं था। तो मतलब जो चीज गणित या तर्क के हिसाब से सही हो, जरूरी नहीं कि असल जिंदगी में इंसानों के लिए भी वो सही हो। एकदम सही। निवेश में भी ना ठंडे दिमाग वाली भावनाहीन मशीन बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? रीजनेबल बनना चाहिए, व्यवहारिक। नोबेल पुरस्कार विजेता हैरी मार्कोविट्ज का उदाहरण देखिए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने निवेश में जोखिम और रिटर्न के बीच संतुलन बनाने का एक जटिल गणितीय फॉर्मूला बनाया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने अपना ही फॉर्मूला लगाया होगा? नहीं, उन्होंने उस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं किया। अरे क्यों? उन्होंने अपना पैसा 50% शेयरों में और 50% सुरक्षित बॉन्ड्स में बांट दिया। इतना सिंपल? हाँ। क्यों? ताकि अगर बाजार गिरे तो उन्हें भविष्य में पछतावा ना हो और रात को चैन की नींद आ सके। वाह। उन्होंने अधिकतम रिटर्न के बजाय मानसिक शांति को चुना, जो कि एक व्यवहारिक फैसला था। इसका मतलब है कि योजना ऐसी होनी चाहिए जिस पर लंबे समय तक टिका जा सके, चाहे वो कागजों पर सबसे बेहतरीन योजना ना भी हो। बिल्कुल। और टिके रहने के लिए एक और चीज बहुत जरूरी है, गलती की गुंजाइश, रूम फॉर एरर। हाँ, जिसे वित्तीय दुनिया में मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कहा जाता है। लास वेगस की कसिनो में जो कार्ड काउंटर्स होते हैं, उन्हें देखिए। जो ब्लैक जैक खेलते हैं, हाँ, वे बहुत ही होशियार लोग होते हैं। वे सिर्फ तभी बड़ा दांव लगाते हैं जब गणितीय संभावनाएं पूरी तरह से उनके पक्ष में होती हैं, जब उन्हें पता होता है कि वो जीतेंगे। लेकिन वे कभी भी अपना सारा पैसा एक साथ दांव पर नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उनके कार्ड गिनने के बावजूद किस्मत का एक खराब दांव आ सकता है। हाँ, वो तो है। अगर उन्होंने सारा पैसा लगा दिया और हार गए तो खेल वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वे गलती की गुंजाइश रखते हैं तो एक हार के बाद भी खेल में बने रह सकते हैं। ये तो उस रशियन रूले के खेल की तरह हो गया ना। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। जहां रिवॉल्वर में 6 में से सिर्फ एक गोली होती है। जीतने का 80 से 90% चांस है, फिर भी वो एक हारने का जोखिम पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। सही बात है। लेवरेज यानी उधार या कर्ज लेकर निवेश करने से भी इसी वजह से बचना चाहिए ना, क्योंकि उसमें भी यही जोखिम है। जब कर्ज लेकर निवेश किया जाता है ना,
तो सब कुछ अच्छा चलने पर मुनाफा बहुत बड़ा होता है, बहुत पैसा बनता है। लेकिन बाजार में एक छोटी सी गिरावट जो कि बहुत ही आम बात है, वो पूरी तरह से तबाह कर सकती है, सब कुछ खत्म कर सकती है। इसीलिए वित्तीय योजना हमेशा ये मानकर बनानी चाहिए कि योजना के अनुसार कुछ भी नहीं होगा। हमेशा बैकअप होना चाहिए। गलती की गुंजाइश रखना कोई डरपोक होना नहीं है। तो क्या? ये सुनिश्चित करना है कि इंसान खेल में इतने लंबे समय तक टिका रहे कि कंपाउंडिंग अपना जादू दिखा सके। तो अगर इस पूरे विस्तृत एनालिसिस का आज की इस चर्चा का सार निकाला जाए जी, तो ये साफ होता है कि पैसों की दुनिया में सफलता की कीमत हमेशा डॉलर्स या रुपयों में नहीं चुकाई जाती। नहीं, इसकी कीमत अनिश्चितता, बाजार के उतार चढ़ाव, डर और कभी-कभी पछतावे के रूप में चुकाई जाती है। और देखिए, जब बाजार गिरता है ना, नुकसान होता है, तो उसे एक जुर्माना नहीं मानना चाहिए, फाइन नहीं मानना चाहिए। कि कोई गलती हो गई, उसे सफलता की फीस मानना चाहिए। फीस। हाँ, जिस तरह एक अच्छा शो देखने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है, उसी तरह अच्छे रिटर्न पाने के लिए इस अस्थिरता की, इस वॉलेटिलिटी की फीस चुकानी ही पड़ती है। सफलता की कीमत यही है। बिल्कुल। ये जो नजरिया है ना, ये वाकई पैसे को देखने का पूरा पैमाना ही बदल देता है। है ना, गेम चेंजर है। पैसा सिर्फ चीजें खरीदने का जरिया नहीं है, बल्कि एक ऐसा टूल है जो इंसान का सबसे कीमती एसेट, उसका समय, वापस खरीद सकता है। ओ, यही तो इस पूरे डीप डाइव का कोर है। इन स्रोतों ने साबित कर दिया है कि दौलत दिखावे के लिए नहीं, बल्कि मानसिक शांति और जीवन की आजादी के लिए है। बिल्कुल सही। अगर आज की इस डीप डाइव ने पैसे को देखने का आपका नजरिया बदला है, तो आप बिल्कुल उसी तरह के इंसान हैं जिसके लिए हमारा ये सफर बना है। हमारे साथ जुड़ें ताकि हम आगे भी ऐसे ही माइंड ब्लोइंग चीजों का विश्लेषण करते रहें। आज के लिए हमारे पास जितने नोट्स और स्रोत थे, उनका ये एनालिसिस यहीं पूरा होता है। लेकिन जाने से पहले एक अंतिम विचार जो इन सब से निकल कर आता है। वो क्या है? आज हमने सीखा कि दौलत वो है जो दिखाई नहीं देती, वो कार जो नहीं खरीदी गई, वो पैसा जो खर्च नहीं किया गया, अदृश्य दौलत। हाँ, तो अगली बार जब सड़क पर कोई करोड़ों की शानदार गाड़ी में बैठे नजर आए या किसी आलीशान घर को देखकर आपको ईर्ष्या महसूस हो, तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा। क्या सवाल? क्या वो इंसान सच में आजाद है, या फिर वो अपनी उस चकाचौंध वाली लाइफस्टाइल का कैदी बन चुका है जो सिर्फ 1 महीने की सैलरी छिन जाने पर ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी।